स्वागत है आपका एक और महत्वपूर्ण क्लास में। यदि आप टीजीटी, पीजीटी, नेट, यूपीएचएससी, जेएससी इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो यह क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप चैनल पर पहली बार हैं, तो इसको सब्सक्राइब कर लें। यदि आपने सब्सक्राइब किया है, तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की महत्वपूर्ण क्लास। आज का पहला सवाल है कि कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभाव है। वृक्षों पर अजीब हरियाली है, खेतों में कुछ अजीब रौनक है, आसमान पर कुछ अजीब लालिमा है। आज का सूर्य देखो, कितना प्यारा, कितना शीतल है। यानी संसार को ईद की बधाई दे रहा है। इस अंश के लेखक हैं। तो आपको बताना है कि इस अंश के लेखक कौन है। ए कह रहा है प्रेमचंद, बी कह रहा है राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह, सी कह रहा है चंद्रधर शर्मा गुलेरी और डी कह रहा है कि बंग महिला। तो आपको ये बताना है कि इस अ, जो ये अंश है, इसके लेखक कौन है। तो इसके लेखक जो हैं वो प्रेमचंद हैं। और यह जो है ईदगाह कहानी से अंश जो है वो लिया गया है। चलिए अब देखते हैं सवाल नंबर दूसरा। दूसरा नंबर सवाल में कह रहा है कि हामिद के पिता की मृत्यु किस रोग से हुई थी। तो हामिद जो कि ईदगाह कहानी का एक प्रमुख पात्र है, तो आपको बताना है कि इसके पिता की मृत्यु किस रोग से हुई थी। ए कह रहा है डायरिया, बी हैजा, सी बड़ी माता और डी कह रहा है कोरोना। तो आपको बताना है कि हामिद के पिता की मृत्यु जो है वो किस रोग से हुई थी। तो हामिद के पिता की जो मृत्यु थी वो हैजे रोग से हुई थी, अर्थात हैजा से। विकल्प बी सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर तीसरे में। तीसरे में करें कि आग में बहादुर ही कूदते हैं जनाब, तुम्हारे यह वकील सिपाही और भिस्ती लौंडियों की तरह घर में घुस जाएंगे। आग में वह काम है जो रुस्तम में हिंद ही कर सकता है। किसका कथन है। ए कह रहा है मोहसिन, बी हामिद, सी नूरे और डी अमीना। तो तीसरे का उत्तर आपको बताना है कि यह जो है कथन किसके द्वारा कहा गया है। तो यह कथन जो है वो हामिद के द्वारा कहा गया है। विकल्प बी जो है वो आंसर तीसरे का उत्तर सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर चौथे में। चौथे में कह रहा है कि इसके पक्के यथार्थवाद के बीच सुरुचि की यह मर्यादा के भीतर भावुकता का चरम उत्कर्ष अत्यंत निपुणता के साथ संपुटित है। घटना इसकी ऐसी है जैसी बराबर हुआ करती है, पर उसमें भीतर से प्रेम का एक स्वर्गीय स्वरूप झांक रहा है। केवल झांक रहा है, निर्लज्जता के साथ पुकार या कराह नहीं रहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन किस कहानी के संदर्भ में है। तो आपको बताना है कि शुक्ल जी का ये कथन जो है वो किस कहानी के संदर्भ में उन्होंने कहा है। ए कह रहा है दुलाई वाली, बी कह रहा है उसने कहा था, सी कह रहा है ईदगाह और डी कह रहा है कानों में कंगना। तो आपको बताना है कि शुक्ल जी ने ये जो कथन है वो किस कहानी के संदर्भ में कहा है। तो चौथे का उत्तर विकल्प बी हो जाएगा। इन्होंने जो है वो उसने कहा था कहानी के संदर्भ में कहा है। और यह कहानी जो है वो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखित हिंदी की कहानी है। और फ्लैशबैक शैली में लिखी गई यह हिंदी की पहली कहानी मानी जाती है। आते हैं सवाल नंबर पांचवें पर। पांचवें में कह रहा है कि कहानी भर में कहीं प्रेम की निर्लज्जता, प्रगल्भता, वेदना की विभत्स विवृत्ति नहीं है। सुरुचि से सुकुमार स्वरूप पर कहीं आघात नहीं पहुंचता। इसकी घटनाएं ही बोल रही हैं, पात्रों के बोलने की अपेक्षा नहीं है। उसने कहा था कि संदर्भ में यह कथन किसका है। तो आपको बताना है कि उसने कहा था कहानी के संदर्भ में यह कथन किसके द्वारा कहा गया है। ए कह रहा है रामचंद्र शुक्ल, बी राजेंद्र यादव, सी देवी शंकर अवस्थी और डी कह रहा है नामवर सिंह। तो पांचवें का उत्तर बताना है कि यह जो है किसके द्वारा कहा गया है। उसने कहा था कहानी के संदर्भ में, तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा कहा गया है। तो पांचवें का विकल्प ए जो है वो सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर छठवें पर। छठवें में कह रहे हैं कि कलगी बाजरे की में सृष्टि के ऐश्वर्य और औदार्य के विस्तार का प्रतीक बाजरे की कलगी के अलावा और किसे माना गया है। ए कह रहा है बिछली घास, बी कह रहा है जूही का फूल, सी कह रहा है टटकी कली चंपे की और डी कह रहा है निहार निहाई कुई। तो आपको ये बताना है कि कलगी बाजरे में जो ऐश्वर्य और औदार्य का प्रतीक बाजरे की कलगी के अलावा और किसे माना गया है।
कलगी बाजरे की कविता जो है वो अज्ञे के द्वारा लिखी गई एक कविता है। तो उसमें छिछली घास को भी इसके अलावा जो है वो सृष्टि के औदार्य और ऐश्वर्य का प्रतीक माना गया है। तो विकल्प ए जो है इसका उत्तर सही हो जाएगा सवाल नंबर 6वें का। अब आते हैं सवाल नंबर 7वें में। 7वें में कह रहे हैं कि कवि मुक्तिबोध के लिए अस्मिता की खोज व्यक्ति की खोज नहीं बल्कि अभिव्यक्ति की खोज है। यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? तो आपको 7वें में बताना है कि यह कथन किसके द्वारा कहा गया है। ए कह रहा है नामवर सिंह, बी रामविलास शर्मा, सी श्रीकांत वर्मा और डी कह रहा है धनंजय वर्मा। तो आपको बताना है कि यह कथन जो है वो किसके द्वारा कहा गया है। तो ये कथन जो है वो नामवर सिंह के द्वारा कहा गया है। विकल्प ए उत्तर इसका सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 8वें पर। 8वें में कह रहे हैं कि मैला आंचल में प्रशांत शरद बाबू के उपन्यासों की नारी किसे कहता है? आपको ये बताना है कि मैला आंचल में प्रशांत शरद बाबू के उपन्यासों की नारी वो किसे कहता है? मैला आंचल हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास है और इसके लेखक फणीश्वर नाथ रेणु है। इसमें पूर्णिया जनपद की कहानी जो है वो कही गई है। ए कह रहा है कमला, बी स्नेहमयी, सी कह रहा है मंगला और डी कह रहा है ममता। तो आप बताना है कि महिला आंचल में प्रशांत ने शरद बाबू के उपन्यासों की नारी किसे माना है? तो उन्होंने जो है ममता को शरद बाबू के उपन्यासों की नारी माना है। विकल्प डी सही हो जाएगा। सवाल नंबर 9 में कह रहा है कि मैला आंचल में किसका चित्रण नहीं है? तो आपको ये बताना है कि मैला आंचल उपन्यास में किसका चित्रण नहीं है? ए कह रहा है पूर्णिया की प्रकृति का, बी कह रहा है जातिवाद का, सी कह रहा है आर्थिक विषमता का और डी कह रहा है कि सांप्रदायिक विद्वेष का। तो आपको बताना है कि मैला आंचल में किसका चित्रण नहीं किया गया है। तो मैला आंचल में जो है वो सांप्रदायिक विद्वेष का चित्रण नहीं किया गया है, जबकि बाकी इन सभी चीजों का चित्रण जो है वो मैला आंचल में देखने को मिलता है। सवाल नंबर 10वां पर आते हैं। 10वां में कह रहा है कि तमस में जिला मजिस्ट्रेट रिसोर्ट्स के चरित्र की निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं है? आपको बताना है। तमश जो उपन्यास है भीष्म साहनी के द्वारा लिखा गया उपन्यास, भारत पाकिस्तान के विभाजन पर आधारित उपन्यास है। इसमें आपको बताना है कि जो जिला मजिस्ट्रेट रिचर्ड्स हैं उनके चरित्र की कौन सी विशेषता नहीं है। ए कह रहा है भारतीय इतिहास व कला का मर्मज्ञ एवं पारखी, बी कह रहा है केवल निजी हित के बारे में सोचने वाला, सी कह रहा है कि सांप्रदायिकता को लेकर अति भावुक और संवेदनशील और डी कह रहा है कि निजी सुरुचियों के से प्रशासनिक कार्यों को अलग रखने वाला। तो 10वें का उत्तर देना है कि कौन सी विशेषता उनकी नहीं है। तो जो तमस में जिला मजिस्ट्रेट रिचर्ड्स हैं उनके चरित्र की विशेषता विकल्प सी वाली जो विशेषता है उनके नहीं है कि सांप्रदायिकता को लेकर अति भावुक और संवेदनशील, ये उनकी विशेषता नहीं है। विकल्प सी उत्तर सही हो जाएगा 10वें का। अब आते हैं सवाल नंबर 11। 11 में कह रहा है क्या कि जयशंकर प्रसाद के अनुसार स्कंद गुप्त में कल्पित पात्र है। तो जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखित एक नाटक है जिसका नाम स्कंद गुप्त है। इसका प्रकाशन 1928 में हुआ है। तो आप बताना कि इसमें कल्पित पात्र कौन है? ए कह रहा है खिलिंग, बी गोविंद गुप्त, सी बंधु वर्मा और डी कह रहा है प्रपंच बुद्धि। तो कल्पित पात्र इसमें कौन है? तो जो कल्पित पात्र इसमें है वो प्रपंच बुद्धि है। विकल्प डी उत्तर सही हो जाएगा 11 का। अब आते हैं सवाल नंबर 12। 12 में कह रहा है कि आधे अधूरे के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो आधे अधूरे नाटक है, इसके बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? आधे अधूरे नाटक जो है वो मोहन राकेश के द्वारा लिखा गया नाटक है। ए कह रहे हैं परिवारक विघटन की गाथा है, बी कह रहा है कि मध्यवर्गीय जीवन की समकालीनता से युक्त है, सी कह रहा है कि स्त्री पुरुष के बीच लगाव और तनाव का दस्तावेज है और डी कह रहा है कि अपर्याप्त रंग निर्देशों से युक्त नाटक की कृति है। तो बताना है कि आधे अधूरे के बारे में इसमें से कौन-सा कथन जो है वो सही नहीं है। तो ये विकल्प डी सही हो जाएगा। ये बात इसके संदर्भ में सही नहीं है। जबकि पारिवारिक विघटन की गाथा है, मध्यवर्गीय जीवन की जो समकालीनता से युक्त भी है और स्त्री-पुरुष के बीच तनाव का जो दस्तावेज है, ये सभी है, लेकिन अपर्याप्त रंग निर्देशों से युक्त नाट्य कृति है, ये बात इसके लिए संदर्भ में ठीक नहीं है। चलिए, अब देखते हैं सवाल नंबर 13। 13 में कह रहा है कि कविता क्या है के अनुसार कविता की आयु बढ़ती है। आपको ये बताना है कि कविता क्या है के अनुसार कविता की आयु बढ़ती है कैसे? ए कह रहा है अलंकार से, बी मूर्ति विधान से, सी अर्धग्रहण से और डी कह रहा है नाद सौंदर्य से। तो आपको बताना है कि कविता की आयु कैसे बढ़ती है? कविता क्या है? कविता क्या है जो है वो निबंध है और ये शुक्ल जी के द्वारा लिखा गया है। तो उनके अनुसार कविता की आयु जो है नाद सौंदर्य से बढ़ती है। विकल्प डी जो है इसका उत्तर
13 का सही हो जाएगा। अब आइए सवाल नंबर 14 में। 14 में कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन-सी मान्यता आचार्य रामचंद्र शुक्ल की नहीं है? तो आपको ये बताना है कि इसमें से कौन-सी मान्यता जो है वो शुक्ल जी की नहीं है। ए कह रहा है कि भाव योग कर्म योग के समकक्ष है। बी कह रहा है कि प्रकृति की भी भाव का आलंबन हो सकती है। सी कह रहा है कि कविता अलंकार के लिए अनिवार्य नहीं है और डी कह रहा है कि सब कुछ में मिलावट है, सब कुछ अविशुद्ध है। तो आपको ये बताना है कि इसमें से शुक्ल जी की मान्यता जो है वो कौन-सी नहीं है। तो जो शुक्ल जी की मान्यता है वो विकल्प डी नहीं है, बाकी सभी उनकी मान्यताएँ हैं। सब कुछ में मिलावट है, सब कुछ अविशुद्ध है, ये उनकी मान्यता नहीं है। चलिए, अब देखते हैं सवाल नंबर 15। 15 में कह रहा है कि अशोक के फूल में हिंदू रीति-नीति है। अशोक के फूल में हिंदू रीति-नीति है। ए कह रहे हैं आर्य सभ्यता के उपादान, बी कह रहे हैं कि आर्यतर सभ्यता के उपादान, सी कह रहे हैं कि बौद्ध धर्म और शैव धर्म के उपादान और डी कह रहा है कि आर्य और आर्यतर उपादानों का मिश्रण। तो आपको बताना कि अशोक के फूल अ, के में हिंदू रीति-नीति क्या है? ये आपको बताना है। आचार्य प्रसाद द्विवेदी का निबंध है। तो अगर 15 का उत्तर देखा जाए तो 15 का उत्तर विकल्प डी सही हो जाएगा, आर्य और आर्यतर उपादानों का मिश्रण। चलिए, अब देखते हैं सवाल नंबर 16। 16 में कह रहा है कि नाट्य वेद हेतु ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद और अथर्ववेद से क्रमशः लिए गए हैं। तो आपको बताना है कि नाट्यवेद के हेतु जो है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद से क्रमशः लिए गए हैं। ए कह रहा है कि पाठ, गान, अभिनय, रस, बी कह रहा है पाठ, रस, गान, अभिनय, सी कह रहा है पाठ, अभिनय, गान, रस और डी कह रहा है पाठ, अभिनय, रस और गान। तो आपको क्रम से बताना है कि कौन किससे जो है वो लिया गया है। तो 16 का अगर उत्तर देखा जाए तो इसका विकल्प ए सही हो जाएगा। ऋग्वेद से पाठ, गप्पार पाठ, साम से गान, यजुर से अभिनय और अथर्व से रस लिया गया है। तो विकल्प ए सही हो जाएगा सवाल नंबर 16 का। अब आते हैं सवाल नंबर 17 में। 17 में क्या करें? करें अभिव्यंजना के विषय में कौन-सा कथन सही नहीं है? आपको ये बताना है कि अभिव्यंजना के विषय में इनमें से कौन-सा कथन सही नहीं है। ए कह रहा है कि अभिव्यंजना मानसी चित्र है। बी कह रहा है कि सहजानुभूति ही अभिव्यंजना है। सी कह रहा है कि अभिव्यंजना की बाह्य अभिव्यक्ति अनिवार्य है और डी कह रहा है कि शब्द, रेखा, चित्र आदि अभिव्यंजना के उपकरण है। तो आपको ये बताना है कि अभिव्यंजना के संदर्भ में कौन-सा कथन इसमें से सही नहीं है? सवाल नंबर 17 का उत्तर आपको देना है। तो 17 का उत्तर हो जाएगा विकल्प आपका सी, अभिव्यंजना की बाह्य अभिव्यक्ति अनिवार्य है। यह बात इसके संदर्भ में सही नहीं है, तो विकल्प सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा 17 का। 18 18 में कार्य करे कर किस पंक्ति का संबंध जो है उलट-बांसी से है? ए कह रहा है कि हर घर जाड़िया आपना लिया मुराड़ा हाथ। बी कह रहा है कि भगत दुआरा संकड़ा राई 10वें भाई और सी कह रहा है कि यह तन जालो मस करूं ज्यों धुआं जाए जाए सारंगी और डी कह रहा है कासे मुख औंधा कुआं पाताले पनिहारी। तो आपको ये बताना कि किसका संबंध जो है इस इनमें से वो उलट बांसी से है। तो विकल्प डी का संबंध जो है वो किससे है? अब उलट बांसी से है और यह कबीर के द्वारा लिखी गई है। चले, अब देखते हैं सवाल नंबर 19। 19 में क्या करें कि हम तो दो भांति भल फल पायो, जो ब्रजनाथ मिलो तो नीको, ना तब जग सक गयो। उपयुक्त पंक्ति में व्यंग्य है, तत्परता है, आत्म समाधान है या कटाक्ष है। तो कह रहा है कि हम तो दो भांति फल पायो। तो लेखक ये कहना चाहता है कवि कि हमें तो दोनों प्रकार से फल मिलते हैं, जो भगवान मिले तो भी ना मिले तो भी कंडीशन में। तो आपको ये बताना है कि इसमें किस तरह का भाव है, व्यंग का है, जो है वो आत्मतरता का है, आत्म-समाधान का है या कटाक्ष का है? तो इसमें जो भाव है वो जो है समाधान का भाव है, तो विकल्प सी जो है इसका उत्तर 19 का सही हो जाएगा। सवाल नंबर 20 में कह रहा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसके काव्य का विवेचन करते हुए जो है विवेचन करते हुए चकपकाहट शब्द का प्रयोग किया है? तो आपको बताना है कि शुक्ल जी ने किसके काव्य का विवेचन करते हुए चकपकाहट शब्द का जो है वो प्रयोग जो है वो किया है? जायसी, कबीरदास, घनानंद या सूरदास। तो चकपकाहट शब्द जो इन्होंने सूरदास के लिए प्रयोग किया है। विकल्प डी जो है इसका उत्तर सही हो जाएगा सवाल नंबर 20वें का। अब आते हैं सवाल नंबर 21 में। 21 में कह रहा है कि विनय पत्रिका में काशी के लिए किसका रूपक वर्णित है? आपको बताना है कि विनय पत्रिका में काशी के लिए किसका रूपक वर्णित है? विनय पत्रिका गोस्वामी तुलसीदास द्वारा लिखित रचना है। कामधेनु, वृक्ष, वन और या सूर्य। तो कौन-सा रूपक वर्णित है इसमें? तो विनय पत्रिका में काशी के लिए जो है वो कामधेनु रूपक वर्णित है। विकल्प ए सही हो जाएगा 21 का। सवाल नंबर 22। 22 में कह रहे हैं कि बावरो रावरो नाह भवानी,
दानि बड़ो दिन देत दये बिनु, बेद बढ़ाई भानी। ये पंक्ति जो है किसके द्वारा, किसे संबोधन की कल्पना की गई है? तो आपको ये बताना है कि किसके द्वारा किसे संबोधन की कल्पना इसमें की गई है। ए तुलसी द्वारा पार्वती को, बी तुलसी द्वारा सीता को, सी तुलसी द्वारा काशी को और डी ब्रह्मा द्वारा पार्वती को। तो आपको 22वें का उत्तर जो है वो देना है। भवानी शब्द का जो है इसमें उल्लेख किया गया है। तो भवानी पार्वती के लिए हम प्रयोग कर सकते हैं, प्रयोग किया गया है, भवानी उन्हीं के लिए प्रयोग किया गया है। तो इसमें ब्रह्मा द्वारा पार्वती को क्या किया गया है, वो जो है संबोधन की कल्पना की गई है। विकल्प डी जो है इसका उत्तर सही हो जाएगा, सवाल नंबर